जब भारत का सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य के अनुरोध को एसआईआर की डेट बढ़ाने को अगर ये कह दे कि आपने बिल्कुल सही डिमांड की है, बिल्कुल जायज मांग की है, जस्ट एंड फेयर कह दे, तो समझ लीजिए कि मामला असाधारण है। और यही हुआ केरला एसआईआर केस में, जहां पर वोटर लिस्ट संशोधन, एनआरआई अधिकार, लोकल चुनाव और संवैधानिक शक्तियां आपस में टकराई। आज हम स्टेट ऑफ केरला वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस बेहद महत्वपूर्ण मामले को आसान भाषा में समझेंगे। यह केस चुनावी प्रशासन के कुछ ऐसे पहलुओं को सामने लाता है जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बढ़िया मुहूर्त है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको बहुत बढ़िया नॉलेज यहां पर मिलती है, लीगल एनालिसिस यहां पर मिलते हैं। मामले की बैकग्राउंड को समझते हैं। केरल में इस समय जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो चल रहे हैं, वो शेड्यूल्ड हैं। लेकिन इसी समय केरला के अंदर एसआईआर भी चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी चल रहा है, जो वोटर लिस्ट अपडेट करने का एक गहन और तेज अभियान है। अब क्या हुआ, जो केरल राज्य है वो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो चुनाव में ड्यूटी में लगे हुए हैं, एसआईआर की डेडलाइन बढ़ा दो, हम समय नहीं दे पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा जी, ताकि कोई भी नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर न हो पाए। क्योंकि अभी हमारे यहाँ लोकल बॉडी के चुनाव, निकाय चुनाव वैसे ही शेड्यूल्ड हैं 11 दिसंबर को। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी वो बेहद महत्वपूर्ण थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 30 सेकंड्स के अंदर ये बताना चाहूंगा कि एसआईआर होता क्या है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि एसआईआर होता क्या है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें वोटर फॉर्म को बांटना, जानकारी को एकत्र करना और वोटर वेरिफिकेशन करना शामिल होता है। यानी ये प्रक्रिया तय करती है कि कौन वोट कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही डेडलाइन 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर चुका था। आप लोगों को पता है कि सभी राज्यों के अंदर एक हफ्ते की डेडलाइन बढ़ा दी गई है एसआईआर को लेकर, लेकिन केरल को इससे और ज्यादा समय चाहिए था। मतलब 11 दिसंबर के बाद का और ज्यादा समय चाहिए था, क्योंकि 9 और 11 दिसंबर को वहां पर लोकल निकाय के चुनाव हैं और 13 दिसंबर को जो है वोटिंग की काउंटिंग होनी थी और उसके बाद चुनाव परिणाम आना था। इसलिए जो कर्मचारी थे केरल राज्य के वो पूरी तरह व्यस्त थे लोकल चुनाव को संपन्न कराने में। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणी की इस मामले के अंदर। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने बेहद अहम बात की। उन्होंने केरल सरकार के अनुरोध को जस्ट एंड फेयर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ना ये राजनीतिक है, ना अनुचित है, ना देरी करने वाला है, बल्कि न्याय संगत भी है और तर्क संगत भी है। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को इस अनुरोध पर ऑब्जेक्टिवली और सिंपैथेटिकली विचार करना चाहिए। कि मतलब चुनाव आयोग को केरल राज्य के इस अनुरोध के ऊपर बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे से एक पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। जो ये भाषा है ना सुप्रीम कोर्ट की, ये बहुत शक्तिशाली थी। और ये आज मंगलवार के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2 दिसंबर 2025 की सुनवाई के दौरान हुआ। आर्टिकल 324 के तहत जो चुनाव आयोग है वो विशाल संवैधानिक अधिकार रखता है, आप सभी को पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि प्रशासनिक फेयरनेस भी उतनी ही जरूरी होती है। अब बात करते हैं कि केरल की डेडलाइन क्यों बढ़ानी जरूरी थी। केरल के लिए जो एसआईआर की डेडलाइन थी उसको बढ़ाना इतना जरूरी क्यों था। केरल ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तर्क दिए वो बेहद महत्वपूर्ण थे। जैसे कि कई सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में लगे हुए हैं, इसलिए एसआईआर का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा, इससे बहुत से लोग वोटर लिस्ट में शामिल होने से चूक सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव अभी ऑलरेडी चले हुए हैं। और तीसरा, सबसे अहम, जो एनआरआई वोटर्स हैं वो उनकी भी एक अपने आप में गंभीर समस्या है, क्योंकि वो है नहीं अवेलेबल यहाँ पर। एडवोकेट हैरिस बीरन ने कहा कि केरल में 35 लाख से ज्यादा एनआरआई हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं। अधिकतर मिडिल ईस्ट में रहते हैं। वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर अफसर कहते हैं, क्या कहते हैं, कि वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेंट को अपने घर पर शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। जब जो हमारे एनआरआई वोटर्स हैं वो है ही नहीं केरल के अंदर, लगभग कितनी, और संख्या भी 35 लाख के करीब है।
वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। और बूथ लेवल बीएलओ ऑफिसर कहता है कि एसआईआर के वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने घर में शारीरिक रूप से मौजूद रहना चाहिए। कोर्ट इस तर्क से बहुत प्रभावित हुई क्योंकि लोकतंत्र उन नागरिकों को नहीं काट सकता जो विदेश में काम कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा भी अपनी रिप्रेजेंटेशन में शामिल करिए, केरल राज्य को बोला। और इस पर ईसीआई का जवाब क्या था उसको भी समझिए। ईसीआई के सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने मजबूत तर्क रखे। उन्होंने कहा कि राज्य ने 1.76 लाख कर्मचारी स्थानीय चुनाव के लिए दिए हैं, कि मतलब जो राज्य सरकार है उसने 1.76 लाख लोकल जो ऑफिसर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं। किस पर्पज के लिए? जो अभी निकाय चुनाव हो रहे हैं। और 25,468 कर्मचारी केवल एसआईआर के लिए नियुक्त हैं। और एसआईआर के लिए कितने दिए हैं? 25,468। इसलिए दोनों प्रक्रियाओं में कोई टकराव नहीं है। और 98.8% एसआईआर फॉर्म जो है वो वितरित हो चुके हैं और 80% फॉर्म डिजिटाइज भी हो चुके हैं। यानी चुनाव आयोग के अनुसार काम सही दिशा में और तेजी से चल रहा है। यहां तक कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि स्थानीय चुनाव में कोई बाधा नहीं है। अब बात करते हैं जो असल टकराव हुआ वो था क्या, उसको समझते हैं। ये केस केवल कर्मचारी कम है या समय कम है वाली बात नहीं है, बल्कि ये असल में 3 बड़े लोकतांत्रिक सवालों का टकराव है। और वो 3 बड़े लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सवाल कौन कौन से हैं? पहला, क्या वोटर लिस्ट संशोधन और चुनाव एक साथ चल सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या एनआरआई वोटर के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए? और तीसरा, क्या संवैधानिक संस्थाएं फेयरनेस और प्रैक्टिकेबिलिटी के बीच संतुलन बना पाती हैं? ठीक है। अब जो एनआरआई वोटर वाला यहां सवाल उठा है उससे रिलेटेड हमने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि क्या एनआरआई वोटर चुनाव में मतदान कर सकते हैं और उनके लिए क्या दिशा निर्देश रहते हैं। उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लीगल एनालिसिस का बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अब वापस से इसी केस पर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आंकड़ों पर नहीं बल्कि मानव पक्ष, ह्यूमैनिटी, वोटर अधिकार, वोटिंग राइट और व्यवहारिक चुनौतियों पर ध्यान दिया और चुनाव आयोग को बोला कि केरल सरकार की जो मांग है उसको कंसीडर करो और पॉजिटिव रिस्पांस दो फटाफट से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एनआरआई के लिए बीएलओ द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन आवश्यक होना चाहिए या फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली किया क्या, इस मामले के अंदर क्या निर्णय दिया। कोर्ट ने इस मामले के अंदर खुद डेडलाइन नहीं बढ़ाई, मतलब केरल के लिए एसआईआर की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं बढ़ाई, बल्कि उसने एक बेहतर काम किया और बढ़िया काम किया कि जो काम खुद करना था आदेश देने की बजाय वो काम ईसीआई के ऊपर ही डाल दिया, चुनाव आयोग के ऊपर ही डाल दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि आप ईसीआई को एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन दीजिए। केरल सरकार को बोला कि आप ईसीआई को एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन दीजिए, एक एप्लीकेशन दीजिए और पूरी वजहों के साथ दीजिएगा। और उसके साथ साथ ईसीआई को यह आदेश दिया आज कोर्ट ने कि रिप्रेजेंटेशन को 2 दिनों में डिसाइड करो। आपके पास जैसे ही राज्य सरकार कोई रिप्रेजेंटेशन देगी, एप्लीकेशन देगी, उसको 2 दिन में ऑब्जेक्टिवली और सिंपैथेटिकली विचार करके उस पर निर्णय ले। और यही संतुलन है कि ईसीआई की स्वतंत्रता भी बनी रहती है इस मामले के अंदर और वोटर वेरिफिकेशन और जो वोटर फेयरनेस है वो भी सुनिश्चित होती है। अब इसका जो पूरा गहरा और प्रभावी विश्लेषण है, कानूनी विश्लेषण है, उसको समझते हैं कि मामला इतना जरूरी क्यों है। देखिए, चुनाव प्रबंधन केवल नियमों का खेल नहीं है, आपको ये समझने की जरूरत है। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि सेशन कैसा लग रहा है। चुनाव प्रबंधन जो है वो सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, बल्कि लोगों के अधिकार और व्यवस्था की संवेदनशीलता पर आधारित होता है। जो भारत का जो वोटर आधार है वो विविध है। कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ प्रवासी मजदूर हैं, चुनावी ड्यूटी करने वाले अधिकारी भी हैं और विदेश में रहने वाले एनआरआई भी इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सरल लेकिन गहरी बात कही है कि प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों को वोटर लिस्ट से बाहर ना करे। जस्ट एंड फेयर शब्द एक स्पष्ट संदेश देता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में लचीलापन और न्याय दोनों जरूरी हैं। यह केस संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, चुनावी कानून और मतदाता अधिकार, इन सभी का सुंदर मिलन है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है और अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष यही है कि केरल ने कहा डेडलाइन बढ़ा दो,
ईसीआई ने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्याय और फेयरनेस के आधार पर सोचिए। और एनआरआई वोटर्स ने दिखाया कि सिस्टम में अभी भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने क्या बात रेज की कि हम तो भाई मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, 35 लाख लोग हैं, और बीएलओ कह रहा है कि घर पे ही प्रेजेंट होने चाहिए तभी तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा। तो उन्होंने क्या, उन्होंने ये बताया, ये दिखाया कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, और यही लोकतंत्र है जहां पर दलीलें, तथ्यों और न्याय के आधार पर सही संतुलन निकलता है। सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, सभी के साथ साझा करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।